नमस्कार मित्रों, आज हम निबंध लेखन में कुछ निबंध पढ़कर समझ रहे हैं। निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है यह हमने पिछले अभ्यासक्रम में पढ़ ही लिया है। निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, अक्षर कैसे होने चाहिए, इन सभी बातों को पढ़ा और समझा। अब यहाँ पर हम कुछ निबंध लिख रहे हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार से है। शहरीकरण के कुप्रभाव। शहरीकरण यानी शहरों का विस्तार होना, यानी शहर जिस तरह गांव सिकुड़ते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे हमारे देश पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। आप सभी जानते ही हैं कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सभी लोगों को सभी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, सभी को टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सब कुछ घर में व्यवस्था चाहिए, और यह गांव में रहकर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, पर कहाँ? शहरों में। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का पलायन भी बड़े बड़े शहरों और महानगरों की ओर हो रहा है। इसी के फलस्वरूप शहरों और महानगरों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है, और इतनी वृद्धि हो रही है कि उन लोगों को रहने खाने से लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये बढ़ती हुई आबादी अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है, जिनका समाधान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अब बढ़ते हुए शहरीकरण के फलस्वरूप शहरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। वे क्या क्या हैं? देखिए, जैसे जनसंख्या वृद्धि, यानी लोगों की संख्या में अचानक इतनी वृद्धि होने से बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। यानी अब शहर में रहने आएंगे तो उनके पास कोई आवास की सुविधा न होगी, तो वो झोपड़पट्टी बनाकर कहीं पर भी रहेंगे। अपराध, अगर उन्हें खाने को कुछ या अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरे करने को कुछ ना मिला तो वो अपराध का रास्ता भी चुन लेंगे। बाल अपराध, बच्चों के द्वारा भी यहाँ पर अपराध कराए जाते हैं। भीड़ भाड़ होगी, गंदी बस्तियाँ बनेंगी, क्योंकि उन्हें पर्याप्त आवास की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो वह एक दूसरे के साथ जैसी भी व्यवस्था होगी उस तरह वह रहना पसंद कर लेंगे। यहाँ तक कि आवास की कमी होगी, बिजली और जल पूर्ति की भी कमी पड़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, मादक वस्तुओं का सेवन भी ज़्यादा हो सकता है, यातायात संबंधी समस्याएं तो बनी ही रहेंगी। तो इस प्रकार की ये सारी समस्याएं शहरीकरण के कारण उत्पन्न हो रही हैं। यानी अगर गाँवों की जनसंख्या भी शहरों में आएगी तो इस प्रकार की समस्याएं निरंतर खड़ी हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं के कारण शहरों में दबाव और निरंतर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इन समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। इनके लिए कुछ उपाय है जिनको हम अमल में लाकर शहरों की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं। तो ये उपाय क्या क्या हैं? जैसे नगरों का योजनाबद्ध विकास, यानी नगरों को बनाएं तो योजनाओं के अनुसार बनाएं। सरकार द्वारा वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, उद्योगों को बढ़ावा देना, तो इन सबसे बेरोजगारी कम होगी, गरीबी कम होगी, और जब लोगों को पर्याप्त रोजगार मिलेगा तो अपराध होने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। पर्याप्त नगर निर्माण से उनको आवास की कमी नहीं होगी, बिजली और जल पूर्ति की भी कमी नहीं होगी, वे गलत राह पर चलने से भी बच जाएंगे। तो इन सब उपायों के द्वारा हम शहरों की समस्याओं को कम कर सकते हैं या उन्हें समाप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक अनुमान के अनुसार यह भी कह सकते हैं कि 1 करोड़ व्यक्ति हर सप्ताह शहरों में चले आते हैं। हालांकि शहरों में 1/3 से ज़्यादा लोग तो बेघर ही हैं, उनके कोई घर बार नहीं है। आपने रास्ते में देखा होगा ठेले वाले या लारी वाले, ये लोग अपनी लारी को ही अपना घर बना लेते हैं, उसी पर रहते हैं। तो लगभग 40% लोगों के पास तो पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम आय वाले व्यक्तियों के लिए बहुत कम होती हैं। फिर भी लोगों का शहरों के प्रति आकर्षण इतना बढ़ता जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ ही वर्षों में दुनिया की आधी आबादी शहरों में होगी। तो सच में ऐसे शहरी आवास की समस्याओं को ज़्यादा देर तक अनदेखा करना मानव हित के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें
शहरीकरण की बजाय गाँव में रहकर ही अपने क्षेत्र का विकास करने की कल्पना करनी चाहिए। और अगर हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तो देश का विकास तो होगा ही। तो इस प्रकार शहरीकरण के कुप्रभाव हमने यहाँ पर पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हमारे देश का प्रिय और पवित्र त्यौहार है। यह हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यानी जब भी श्रावण का महीना आता है उसकी पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यानी यहाँ पर भाई और बहन दोनों के प्रेम, सौहार्द, लगाव, इन सबको दर्शाया जाता है। राखी के धागे हमारे मन में स्नेह और आत्मीयता जगाते हैं। उस दिन हमें अपने भाई पर या भाई को अपनी बहन पर बड़ा प्यार आता है। रक्षाबंधन के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। पौराणिक यानी पुराने ज़माने की कथाएं। तो पुराने ज़माने की कथाओं में क्या क्या कथाएं, तो कुछ इस प्रकार से है कि एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी शची, इन्होंने इस दिन सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा सूत्र यानी सभी देवताओं की रक्षा की कामना करने के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधा था। इसी एकता के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। यानी तब से राखी का त्यौहार प्रसिद्ध है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड चूर चूर कर दिया था। इसलिए गुजरात में रक्षाबंधन के पर्व को बड़ेऊ भी कहते हैं। बलि राजा का घमंड चूर होने की वजह से इसे बड़ेऊ पर कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह निखर उठता है। भाई अपने बहन को खूब प्रेम से उपहार देना पसंद करता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी मंगल कामना करती है। वह चाहती है कि उसका भाई समय समय पर उसकी रक्षा करे और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना उज्जवल भविष्य भी बनाए। तो इस तरह बहन अपने भाई की मंगल कामना करती हैं। भाई प्यार से बहन को उसके बदले में उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बचपन की यादों में भी खो जाते हैं। घर घर में खुशियों के फूल महक उठते हैं। यानी सभी घर में खुशियों का वातावरण बना हुआ रहता है। रक्षाबंधन के त्यौहार में स्नेह और रक्षा करने की भावना का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो सचमुच रक्षाबंधन पारिवारिक और सामाजिक एकता का एक सुंदर और पवित्र पर्व है। तो इसी तरह आज हमने रक्षाबंधन और शहरीकरण के कुप्रभाव इन विषयों के बारे में निबंध लेखन किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।